हेलो गाइस, सुप्रीम मार्शल आर्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। युवांशु घर के बाहर जाकर अपने मन में सोचता है, ये शायद चिकन को खा लेगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये इतने गुस्से में क्यों है। उसी समय उसे किसी डेंजर का एहसास होता है और उसके साइड से एक तीर आकर दीवार में धंस जाता है। युवांशु उस तीर को निकालते हुए बोलता है, मैं बाल बाल बचा। फिर युवांशु उस तीर को घुमाते हुए बोलता है, कौन है वहां पर, छुप छुप कर हमला करना बंद करो। फिर वो उस तीर को उस बंदे की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो तीर उसके साइड से गुजर जाता है। वो बंदा उसके हमले से बचकर वहां से भागने लगता है। युवांशु उसे देखकर सोचता है, ये कौन हो सकता है। वो असैसिन भागते भागते एक पेड़ के ऊपर चढ़कर वहीं पर रुक जाता है। युवांशु भी उसके पीछे पीछे वहीं पर आते हुए बोलता है, तो तुमने अब गिव अप कर दिया। उसी समय अंधेरे से उसे और भी कई सारे असैसिन्स का आवाज आता है और वो बोलते हैं, तुम अब हमारे ट्रैप में फंस चुके हो। युवांशु इन लोगों को देखकर अपने मन में सोचता है, शिट, ये तो एक एम्बुश है। उसी समय बहुत सारे असैसिन्स आसपास से निकल करके युवांशु पर अटैक कर देते हैं। युवांशु उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम लोग कौन हो, तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो। एक असैसिन उसकी तरफ आते हुए बोलता है, मरने के बाद यमराज से तुम खुद ही पूछ लेना और तुम मेरे इस अटैक से मरो। युवांशु उनके अपने पास आने से पहले ही अपने कॉपर कॉइन को यूज करते हुए एक ही अटैक में उन सबको मार देता है और बोलता है, हाँ, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं और इन्हें तो ये भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ। दो असैसिन वहीं पर छुप के बैठे थे और उसे देख रहे थे। एक असैसिन बोलता है, इसने कॉपर कॉइन को यूज करते हुए इन सबको मार दिया, ये जरूर ही कोई मास्टर रैंक का होगा। युवांशु को भी उन दोनों असैसिन्स का एहसास हो जाता है और वो उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों को सोंग फैमिली ने भेजा है। वो दोनों असैसिन्स को जब ये पता चलता है कि युवांशु ने उन्हें देख लिया है तो वो भागते हुए बोलते हैं, ये एक मास्टर है, हम इसका सामना नहीं कर सकते, हमें अपने प्लान को चेंज करके यहाँ से रिट्रीट करना होगा। युवांशु उन्हें भागते देख उनके पीछे जल्दी से आ जाता है और बोलते, क्या तुम दोनों भागना चाहते हो, जबकि तुम दोनों को ये पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ, तो तुम दोनों यहीं पर क्यों नहीं रुक जाते। युवांशु ऐसा बोलते हुए अपनी उंगलियों में कुछ स्किल को यूज करता है और उनके पास से अटैक करते हुए गुजर जाता है। वो दोनों असैसिन्स मरने से पहले बोलते, कितना टेरिफाइंग स्किल है ये। युवांशु उनकी तलाशी लेते हुए बोलता है, मेरा लक कितना अच्छा है कि ये दोनों इस बार एक ही अटैक में मर गए। उसे उनके पास से एक टोकन मिलता है, ये तो ब्लैक हेल टोकन है। सोंग फैमिली ने ब्लैक हेल से किलर्स को हायर किया, वो भी मुझे मारने के लिए। ब्लैक हेल ये एक किलर्स का ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा सीन फिर शिफ्ट होकर दूसरे दिन का दिखाया जाता है। युवांशु मार्केट में अपने केक को बेचते हुए बोलता है, ओस्मेंथस केक, ताजा ताजा ओस्मेंथस केक। और वो सोचता है, मैं इस जगह पर ज्यादा समय के लिए नहीं रुक सकता, लेकिन मैं यहाँ से चला गया तो मैं मुरोंग को नहीं देख पाऊंगा। उसी समय उसके पीछे से वही किस्मत बताने वाला बुढ़ा आता है और वो फिर से उससे वही बात बोलता है, तुम्हारा डेस्टिनी डिसाइड हो चुका है, बस अपने भाग्य वाले इंसान का इंतजार करो। युवांशु उसकी बात को सुनकर बोलते, क्या मेरे भाग्य में लिखा हुआ इंसान, ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा नहीं मास्टर यंग, तुमने कुछ पैसों के लिए मिस्टर ली को भी स्कैम कर डाला। ये सुन के मास्टर यंग अपने दाढ़ी को सहलाते हुए बोलता है, क्या स्कैमिंग, हमारा डेस्टिनी हमारे पैदा होने से ही डिसाइड हो गया है और मैं इसी के हिसाब से चलते जा रहा हूँ। अगर तुम अपने हिसाब से किसी दूसरे की डेस्टिनी को चेंज करते हो तो तुम्हें इसका कर्मा भुगतना पड़ेगा। ये बात सुनकर युवांशु उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, तुम बुढ़े स्कैमर कहीं के मुझे श्राप देना चाहते हो। वो बुढ़ा उससे बोलता है, नहीं नहीं, मुझे जाने दो, कौन तुम्हें कर्ज दे रहा है, मैं तो तुम्हें नहीं दे रहा। किसी को भी उसके चेहरे से जज नहीं करना चाहिए, ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, शायद से तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम होगा इसीलिए तुम किसी को उसके चेहरे से ही जज कर लेते हो। मैं तो तुम्हें यहाँ बस गाइड करने आया था, अगर तुम अभी घर जाते हो तो तुम इसे फिक्स कर सकते हो। युवांशु इसकी बातों को सुनकर बोलता है, मुझे गाइड करने के लिए। वो बुढ़ा वहाँ से जाते हुए बोलता है, मिस्टर लियू की फैमिली के लिए मैं तुम्हें यही बता सकता हूँ कि मैं बस डेस्टिनी को फॉलो कर रहा था, तुमने उन्हें हेल्प किया है तो तुम्हें इससे कुछ हार्म हो सकता है। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ तो तुम अपना ख्याल रखना लड़के। युवांशु अपना सामान उठाकर वहाँ से जाते हुए सोचता है, कितना अजीब बुढ़ा स्कैमर था, मैं भला खुद को किसी और की मदद करने से कैसे हार्म पहुँचा सकता हूँ, मैं अपने डेस्टिनी के खिलाफ जा रहा हूँ, कितनी बकवास बात है। उसके पास से तभी एक लड़की गुजरती है और वो उसे देखते हुए बोलता है, ये तो मिस लियू ही है ना, जिसे कि मैंने रात को बचाया था। इसने जब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रखे हैं तो ये बहुत सुंदर दिख रही है। तुमने कुछ ही समय पहले रिकवर किया है तो तुम अपने घर में आराम क्यों नहीं कर लेती। और ये सब वो अपने मन में सोच रहा था। वो उसे एक कपड़े की दुकान में जाते हुए देख सोचता है, पीस क्लॉथ फैक्ट्री, ये वहाँ क्यों जा रही है। उसी समय मिस लियू और उसके साथी के पास एक बुढ़ी औरत आती है और वो उनसे बोलती है, मिस लियू आप आ गई हो, प्लीज अंदर आइए, मैंने आपको कुछ दिनों से नहीं देखा था, आपको इस बार किस तरह के कपड़े चाहिए। इसकी बात सुनकर मिस लियू गुस्से में बोलती है, आपने कहा कि आपने मुझे कुछ समय से नहीं देखा, क्या आप मेरे साथ जो हुआ उसका मजाक उड़ा रही हो। तुम बुढ़ी कहीं के, क्या तुम मुझसे अपने दूसरे पैर को भी तोड़वाना चाहती हो। वो बुढ़ी औरत उसके
सामने घुटने पर आते हुए बोलती है, मेरा ये सब कहने का हिम्मत नहीं है, प्लीज मुझे माफ करिए। तभी वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आता है और बोलता है, ग्रैंडमा चेन अब आप यहाँ से जाइए, आप आज के लिए आराम करिए। ग्रैंडमा चेन वहाँ से जाते हुए बोलती है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू शॉपकीपर, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मिस लियू उसे जाते हुए देख बोलती है, मैं जब से मिली हूँ इससे तब से मुझे ये पसंद ही नहीं है। शॉपकीपर तुमने अभी तक इसे क्यों रखा है? ये सुनकर शॉपकीपर बोलता है, इसका हस्बैंड पहले ही मर चुका है और इसका बेटा कोई भी काम नहीं करता। मिस लियू आपने इसका पैर 3 साल पहले तोड़ दिया था, जिसके कारण मुझे इस पर दया आ गई थी और मैंने इसे यहीं पर रख लिया। युवांशु मिस लियू की तरफ देखते हुए बोलता है, इसका दिल सच में बहुत बुरा होगा। फिर वो जम करके ग्रैंडमा चेन के पीछे आ जाता है। तभी ग्रैंडमा चेन के सामने वो काना बंदा आता है और वो उससे बोलता है, मॉम मैं आपके लिए कुछ गुड न्यूज लेके आया हूँ, मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, अब हम आपके पैरों का इलाज कर सकते हैं। और युवांशु भी इन्हें ही देख रहा होता है। वो काना बंदा अपनी मॉम से बोलता है, मॉम आप गुड न्यूज सुनने के बाद भी इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तभी उसकी माँ बोलती है, मुझे तुम्हारी कमाई के ये गंदे पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम जाके कोई काम को सीख लेते हो और उस किंग म्यानो के साथ मिलकर गुंडागर्दी करना बंद कर देते हो तब मैं खुश होंगी। काना बंदा उसके सामने झुकते हुए बोलता है, मॉम आप गुस्सा मत हो, मैंने कहीं से भी इसे चोरी नहीं किया है, मैंने इस पैसे को पूरी ईमानदारी से कमाया है और ये पैसे हमारे जीने के लिए काफी है। मॉम आप हमेशा से जो रोस्टेड डक खाना चाहती थी, लेकिन उसे अफोर्ड करने जितना हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने आपके लिए एक खरीद के लाया है, चलिए हम रोस्टेड डक के मीट को खरीद कर खाते हैं। साथ ही उसके आंखों से खुशी के आंसू भी गिरने लगते हैं। ग्रैंडमा चेन भी खुशी के आंसू रोते हुए बोलती है, सीरियसली मेरे बच्चे तुम सच में ही कुछ सीख गए और अब यदि तुम उन लोगों से अपने सारे संबंध तोड़ देते हो तो मैं खुशी खुशी मर सकती हूँ। चलो उठो अब हम घर जाते हैं। काना बंदा वहाँ से जाते हुए अपने मॉम से बोलता है, मॉम मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जो कि हमारा बदला लेने में मदद कर सकता है, जिसने कि 3 साल पहले आपके पैर को तोड़ दिया था। तभी उसकी माँ बोलते हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं चलते चलते गलती से गिर गई थी, अब इस बारे में बातें करना बंद करो, चलो अब घर जाके इस रोस्टेड डक को खाते हैं और तुम्हें अपने लिए एक पत्नी को ढूंढ लेना चाहिए। युवांशु उनको जाते हुए देख सोचता है, तो क्या मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया या फिर किसी को बचाया? मुझे उस बुढ़े स्कैमर से एक बार पूछ लेना चाहिए। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर वो बुढ़ा नहीं होता और वो वहीं पर खड़े एक बंदे से पूछता है, यहाँ पर मास्टर यांग थे, वो कहाँ चले गए? वो बंदा बोलता है, मुझे नहीं पता, वो शायद से आधे दिन पहले ही चला जा चुका है। युवांशु को तभी उस बुढ़े की एक बात याद आती है जिसमें उसने कहा होता है, तुम्हारे चेहरे और तुम्हारी डेस्टिनी को देखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम जरूर है, तुम इसे फिक्स कर सकते हो अगर तुम अभी अपने घर जाओ तो। युवांशु फिर अपने मन में सोचता है, मैं अब और ज्यादा इस ग्रीन बुल टाउन में नहीं रोक सकता, शायद से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ अगर मैं अपने घर जाऊँ तो। लेकिन मुरोंग तो एक नॉर्मल इंसान है, क्या वो मेरे साथ ट्रैवल करना चाहेगी? फिर हमें मुरोंग के घर का पिछला हिस्सा दिखाया जाता है जहाँ पर युवांशु जाते हुए बोलता है, मैं वापस आ गया। मुरोंग बोलते हैं, हाँ तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? अब मुझे ये मत बताना कि फिर से तुम्हारा केक को किसी ने चुरा लिया। युवांशु बोलता है, मुरोंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसके बाद मुरोंग भी बोलते हैं, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, मैं कल सुवानू सिटी जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरे बॉडीगार्ड बनकर चलोगे? युवांशु बोलता है, क्यों नहीं, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। मुरोंग बोलते हैं, ठीक है तब मैं अभी जाकर अपने सामान को पैक करती हूँ। युवांशु उसके चले जाने के बाद सोचता है, अगर मेरे घर में सच में ही कुछ हो रहा होगा तो वो बुढ़ा इसका मर झूठ नहीं बोल रहा है। फिर वो अपने पैसों को गिनते हुए बोलता है, मेरे पास अभी भी काफी उतने पैसे नहीं है। उसी समय उसे फिर से किसी चीज का एहसास होता है और वो अपने कमरे से बाहर जाते हुए बोलता है, मैं घर में इनसे फाइट नहीं कर सकता और मैं मुरोंग को भी इन सब में नहीं घसीट सकता, मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इन सब से जंगल में ही निपट लूं। ये सारे लोग असल में कौन है? उसी समय उसके सामने 2 असैसिन्स आ जाते हैं और वो युवांशु से बोलते हैं, इस जगह से भागने का कोशिश भी मत करना। इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है।